हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। बायोलॉजी का एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो देख लें, जिसमें फिजिक्स के चैप्टर करवाए हुए हैं। लाइट और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा वाला और प्रकाश वाला और नेत्र की संरचना, उसके बारे में वीडियो बने हुए हैं, तो वहां पर जाकर देख लें। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, यानी अपनी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब एक साथ होती है। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वह एक ही समय में बहुत सारी क्रियाएं अपनी बॉडी कैसे कर पाती है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये सब क्रियाएं एक साथ होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं, इनके ऊपर कौन नियंत्रण करता है, अपनी बॉडी किस प्रकार से नियंत्रित होती है और ये सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चली रहती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। चलो इस टॉपिक की शुरुआत इन्हीं दो लाइनों के साथ करता हूं कि चांद का क्या कसूर, कि चांद का क्या कसूर, रात बेवफा निकली, कुछ पल ठहरी फिर चल निकली। चांद का क्या कसूर, यदि रात बेवफा निकली, कुछ पल ठहरी और फिर चल निकली। उनसे क्या कहें वो तो सच्चे थे, उनसे क्या कहें वो तो सच्चे थे। काश हमारी किस्मत ही हमसे कफा निकली, काश हमारी किस्मत ही हमसे कफा निकली। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं मैं नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या होता है। कहने का मतलब नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। नियंत्रण समन्वय का अर्थ होता है अपनी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब एक साथ होती है और उन सभी क्रियाओं को एक साथ सुचारू रूप से कराने के लिए अपनी बॉडी पर नियंत्रण होने की आवश्यकता होती है और इन्हीं सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। तो इसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अब बात करते हैं दोस्तों कि दो प्रकार के जीव होते हैं। हमने पढ़ा है एक तो एक कोशिकीय जीव और एक हमने पढ़ा है बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें नियंत्रण कैसे होता है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें नियंत्रण कैसे होता है। बार बार पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है कि एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ। तो एक कोशिकीय जीवों के नाम याद रखना दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। आपसे एक कोशिकीय जीवों के नाम हमेशा पूछता है। पहला कौन सा है, याद करो दोस्तों, अमीबा। एक दो बार मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, अमीबा। दूसरा है पैरामीशियम, कौन सा है, पैरामीशियम। तीसरा है क्लेमाइडोमोनास, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ लो। क्लेमाइडो, पहले क्लेमाइडो बोलो फिर मोनास, तो क्लेमाइडोमोनास। तो यह है एक कोशिकीय जीव। अब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी बॉडी एक कोशिका से बनी होती है, तो जितने भी कार्य है वो अकेली कोशिका ही करेगी। लेकिन बात करते हैं मनुष्य की, अन्य पशुओं की, ये सभी जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है और कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, फिर शरीर बनता है। तो इस प्रकार से ध्यान करना दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अनेक कार्यों को या भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंगतंत्र होते हैं और ये अंग और अंगतंत्र ही सभी कार्य करते हैं। जैसे भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र होता है, सांस लेने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन तंत्र होता है और भोजन को और अन्य गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वहन तंत्र होता है और अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए श्वसन तंत्र होता है। तो दोस्तों, अपने बॉडी में बहुत सारे तंत्र एक साथ काम करते रहते हैं, तो इन सब को काम कराने के लिए अनेक तंत्र होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव बेचारा क्या करता है, उसमें तो कोशिका ही एक है,
तो वो सभी कार्य एक कोशिका ही करेगी। तो ध्यान करना दोस्तों, मैंने यही दिखाया है। यहां से प्रश्न उठता है तो इसको ध्यान रखना। पहला है कि नियंत्रण एवं समन्वय कहते किसे हैं? तो जीव में सभी जीव प्रक्रम एक साथ होते हैं। कोई भी जीव है उसमें सभी जीव प्रक्रम क्या होते हैं? एक साथ। जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, वहन, ये सभी जीव प्रक्रम हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। इन सब के बीच एक तालमेल बनाना है, उसे हम बोलते हैं समन्वय। और इस संबंध को स्थापित करने के लिए, इस संबंध को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था होती है। उसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यवस्था को हम नियंत्रण कहते हैं। या ऐसे समझ लो कि एक व्यवस्था बनी होनी चाहिए जिसके लिए हमें उस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए क्या चाहिए? उस पर नियंत्रण चाहिए, कमांड चाहिए। तो नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वय और उन पर नियंत्रण अकेली कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, गाय इत्यादि सभी में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए अंग व अंगतंत्र होते हैं। तो ये सभी कार्य अंग और अंगतंत्र के द्वारा होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और पेड़ पौधों, या बात कर लेते हैं जीव और पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? दोस्तों बात करते हैं कि पेड़ पौधों व जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय कौन करता है और जीव जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कौन करता है? देखो दोस्तों, जीवों में नियंत्रण और समन्वय दो तंत्र के द्वारा होता है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवों में नियंत्रण समन्वय कौन करता है। तो इसके लिए दो तंत्र होते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र जो अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मस्तिष्क से लेकर पूरी बॉडी यानी पैरों तक, ये पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है तंत्रिका तंत्र। इसकी बात आगे करेंगे किस प्रकार से मेरुरज्जु, ब्रेन यानी मस्तिष्क और जो अपनी न्यूरॉन्स है, तंत्रिकाएं हैं, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब हो गया अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन, उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन से निकलने वाले हार्मोन, उन सबसे निकलने वाले हार्मोन ही क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो जीवों में नियंत्रण समन्वय दो तंत्र काम करते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो याद रखना दोस्तों, दो तंत्र हो गए। कौन कौन से? तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। और पेड़ पौधों की बात करें कि पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय कौन करता है? तो पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। याद रखना इसको, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो फिर कौन करता है? नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। हार्मोन के द्वारा समन्वय का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। केवल हार्मोन ही पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय का कार्य करते हैं। तो पेपर में जब भी प्रश्न आता है कि बताओ पेड़ पौधों में नियंत्रण समन्वय कौन करता है, तो पेड़ पौधों में न्यूरॉन सिस्टम नहीं पाया जाता, कहने और तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। पेड़ पौधों में हार्मोन्स ही क्या करते हैं? समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। जीव की बात की तो जीव में दो तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र।
तो इतनी चीज याद हो गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी प्रकार मेरे साथ जोश और जुनून के साथ पढ़ने के लिए सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो। प्रत्येक स्टूडेंट एक स्टूडेंट को शेयर करता रहे, जिससे क्या है वो भी अपनी क्लास से जुड़े और लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार नंबर लाकर ही दिखाने हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है तंत्रिका तंत्र। देखो दोस्तों, अपनी पूरी बॉडी में मस्तिष्क से लेकर, मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से बहुत सारी निकलती है तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स निकलती है। आपने छोटी कक्षाओं में तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था। तो तंत्रिका कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका निकलती है, और एक तंत्रिका कोशिका के बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका, उसके बाद अगली तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार से बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं जुड़कर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अपनी बॉडी में, एक पूरी बॉडी में तंत्र फैला हुआ है, किसका, न्यूरॉन्स का एक जाल फैला हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल फैला हुआ है, उसे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान करना दोस्तों, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो तंत्रिका तंत्र का डायग्राम है। इसमें देखो तंत्रिका तंत्र में आपको मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, मेरुरज्जु भी है, और मेरुरज्जु से बहुत सारी तंत्रिकाएं भी निकल रही है। तो इन तंत्रिकाओं में जो सूचना है वो एक शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक, या बोल सकते हैं शरीर से जितनी भी सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग के रूप में चलती है। विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है। तो तंत्रिका तंत्र में आप देख रहे हो सबसे पहले ऊपर मस्तिष्क, और मस्तिष्क से जुड़ा है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से निकल रही है तंत्रिकाएं कोशिकाएं। तो इस प्रकार से सभी मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। कहने का मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के ही जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न होता है यहाँ से कि सूचनाओं को किस रूप में स्थानांतरित करता है, विद्युत आवेग के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है या ले जाता है। ये बात होगी तंत्रिका तंत्र की। अब जो कोई भी सूचना है सबसे पहले कहां पर पहुंचती है, ग्राही के पास। सबसे पहले किसके पास पहुंचती है, ग्राही के पास। और ये ग्राहियां कैसे कौन सी होती है, हम इन सब की अभी चर्चा करते हैं। ग्राही की, रिसेप्टर की बात करते हैं। ग्राही, ध्यान रखना दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के ही सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाएं प्रदान करते हैं। जो वातावरण से सूचना एकत्रित करते हैं वो तंत्रिका कोशिका के सिरे क्या कहलाते हैं, ग्राही रिसेप्टर कहलाते हैं। और ये ग्राही है वो ज्ञानेंद्रियों में पाई जाती हैं। दोस्तों आप सबने सुना है कि अपनी बॉडी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो किसी वस्तु का ज्ञान कराती है। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5, और 5 को याद रखना अंगुलियों पर। 5 अंगुलियां होती है तो 5 ही ग्राही होती है। एक हाथ की 5 अंगुलियां होती ना, तो इसी प्रकार से इनको 5 ग्राही याद कर लेना। पहला आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। वापस बोलता हूं, मेरे साथ बोलना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है, और इन ज्ञानेंद्रियों में ही पाई जाती है ग्राही। तो 5 प्रकार की ही ग्राही हो जाएगी। और अभी याद करेंगे इसको, पहले याद करो, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं। ग्राही किसके सिरे होते हैं, तंत्रिका कोशिका के, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, जो वातावरण से सूचनाएं बताते हैं। और ये ग्राही कहां पर पाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं। अब ग्राहियों के प्रकार की बात करते हैं। तो ग्राही कितनी प्रकार की हो जाएगी, 5। पहली प्रकाश ग्राही, कौन सी है, प्रकाश ग्राही। दूसरी श्रवण ग्राही, तीसरी ग्रहण ग्राही, चौथी स्पर्श ग्राही, और 5वीं रस संवेदी ग्राही। तो मेरे दोस्तों ये 5 प्रकार की ग्राही हैं। पहली है प्रकाश ग्राही, जो किसके काम में आती है, दृष्टि के लिए,
देखने के काम में आती है। और देखने का काम कौन करती है प्यारे दोस्तों? आंख करती है। कौन करती है? आंख है। तो ये किस में पाई जाती है? आंख के अंदर पाई जाती है। दूसरी है श्रवणग्राही। अब श्रवणग्राही यानी सुनने का काम करती है। किसका काम करती है? सुनने का। और सुनने का काम है कौन करता है दोस्तों? कान करता है। कौन करता है? कान। तो कान में ही पाई जाती है सुनने वाली ग्राही, जिसको बोलते हैं श्रवणग्राही। और 3 नंबर होती है ग्रहणग्राही। और ग्रहणग्राही काम करती है सूंघने का। किसका काम करती है? सूंघने का। और सूंघने का काम कौन करता है? नाक करता है। तो नाक में ही पाई जाती है ये ग्राही। अगली बात करते हैं स्पर्शग्राही। स्पर्शग्राही, किसी चीज को आप स्पर्श करते हो तो कौन टच होती है? त्वचा। कौन होती है? त्वचा। और स्पर्शता से हमें ऊष्मा का पता चलता है, ऊष्मा को महसूस करने में काम में आती है। और ये कहां पर पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। और 5 नंबर है रस संवेदी ग्राही। कौन सी है? रस संवेदी ग्राही, जो स्वाद को बताती है। किसको बताती है? स्वाद को। और स्वाद को कौन बताती है? जीभ बताती है दोस्तों। कौन बताती है? जीभ। तो मैंने आपको बता दिया ग्राही क्या है और ग्राही के प्रकारों को समझा दिया। अब चलो दोस्तों आगे बात करते हैं न्यूरॉन की तंत्रिका कोशिका की। देखो दोस्तों डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। तंत्रिका कोशिका होती क्या? सबसे पहले बात हुई, हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी शरीर की मूलभूत संरचना, यानी अपनी बॉडी की जो संरचना बनी हुई है, हम जितनी क्रियाएं करते हैं, इन सब की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये भी एक तंत्रिका कोशिका एक सेल है। तो ये सेल किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र जो अपनी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों मेरे साथ बोलना, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। किसकी संरचनात्मक क्रियात्मक? तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाती है। हो गया है याद? अब चलो, ये डायग्राम बार बार पेपर में आता है, तो डायग्राम को ध्यान से समझो दोस्तों। यह है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका में आपको ये दागेनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। इन दागेनुमा संरचना को बोलते हैं द्रुमिका डेंड्राइट। इनको क्या बोला जाता है? द्रुमिका कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो ये कैसी संरचना होती है? दागेनुमा संरचना। जब इसकी परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिखोगे कोशिका काय। ये कोशिका काय है। इस कोशिका काय से निकलने वाली दागेनुमा संरचना, साथ साथ में नोट कर लेना इसकी परिभाषा कि कोशिका काय से निकलने वाली दागेनुमा संरचना द्रुमिका कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, द्रुमिका के बाद दूसरा भाग आता है कोशिका काय। जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिका काय की संरचना है। अब बात करते हैं कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है। तंत्रिका कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है। इस केंद्र को बोलते हैं तंत्रिका का केंद्रक। और इसके बाद में सबसे लंबी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तंत्रिका की सबसे लंबी संरचना होती है जिसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष। और जो तंत्रिका का जो आखिरी भाग होता है जिसे कहा जाता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। अब बात करते दोस्तों कि सूचनाएं किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका से मस्तिष्क तक, ब्रेन तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी सूचना है उसको वातावरण से ग्राही के द्वारा किसके अंदर उपार्जित की जाती है? द्रुमिका के द्वारा उपार्जित की जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि ग्राही सूचनाओं को किसको पहुंचाती है? तंत्रिका कोशिका। तो सबसे पहले सूचना कौन उपार्जित करेगा? द्रुमिका। और द्रुमिका से सूचना है वो रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है।
यहाँ से परिवर्तन होता है, यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, रासायनिक क्रिया, एक केमिकल रिएक्शन होती है और इसके द्वारा ये सभी किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, विद्युत आवेग के रूप में, करंट के रूप में ऐसे समझ सकते हो। और ये विद्युत आवेग कोशिका काय से होता हुआ फिर तंत्रिकाक्ष से निकलता है। अभी तंत्रिकाक्ष क्या होता है, कोशिका का सबसे लंबा पार्ट होता है, सबसे लंबा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट। अब देखो कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है उसके सबसे लंबा भाग कौन सा है, तंत्रिकाक्ष। और इस तंत्रिकाक्ष से विद्युत आवेग की रूपी सूचना आगे पहुंचती है और यहां पर पहुंचती है तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर। अब इसके आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है, यहां से दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो ध्रुमिकाएं होती है वो जुड़ी होती है, क्योंकि एक तंत्रिका कोशिका के बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक तंत्रिका के बाद में दूसरी तंत्रिका किस प्रकार से जुड़ी हुई है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्नेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रथन, अंतःग्रथन, ध्यान रखना दोस्तों, इसे कहा जाता है अंतःग्रथन या स्नेप्स या स्नेप्टिक दरार। दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं जहां पर जुड़ी होती है उन दोनों के बीच में जो दरार होती है, जो रिक्त स्थान होता है, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं स्नेप्टिक दरार यानी अंतःग्रथन। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूचनाएं हैं वो जो तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा होता है इसमें वापस रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सूचनाएं वापस दूसरी कोशिका की ध्रुमिका में पहुंच जाती है और वहां से वापस सेम की सेम कंडीशन, ये क्रिया जो यहाँ पर मैंने समझाई आपको, ये क्रिया वापस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से वो विद्युत आवेग में परिवर्तित होगी और तंत्रिकाक्ष से होती हुई तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगी। ऐसे एक से दूसरी तंत्रिका से पहुंचते पहुंचते जो सूचना है वो अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका है वो सूचनाओं का स्थानांतरण करती है। दोस्तों आ गया तंत्रिका का कार्य कि तंत्रिका क्या कार्य करती है, सूचनाओं का स्थानांतरण करती है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है। तो तंत्रिका का कार्य क्या होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण। नोट कर लेना दोस्तों, तंत्रिका का कार्य होता है सूचनाओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण यानी एक जगह से सूचनाओं को दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में प्रश्न आता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सबसे एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक दोस्त एक एक बंदे को यानी एक एक दूसरे स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करेगा। आशा करता हूँ आप सब ये काम करेंगे और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।